नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं जया सिन्हा और अगले घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। तो आपको बता दें कि इस वक्त भारत अमेरिका के बीच नई दिल्ली में 5वां 2+2 मंत्री संवाद चल रहा है। हमने शुरू में देखा किस तरह से दोनों ही पक्षों का जो ओपनिंग स्टेटमेंट आया, उस पर हमारी नजर होगी। खास तौर पर आज से जो दिवाली की जो त्योहार की शुरुआत है वो हो रही है। धनतेरस है आज। देश भर के बाजारों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। आज लोग लक्ष्मी गणेश खरीदते हैं, दिए खरीदते हैं। कह सकते हैं दिवाली की जो आप सड़कों पे देख रहे हैं जो उसका हर्षोल्लास है, उस पर भी होगी हमारी खास नजर। आपको बताएंगे किस तरह से अयोध्या और वाराणसी में इस वक्त दिवाली के त्योहार को लेकर तैयारियां हैं। हर तरफ धनतेरस को लेकर खरीदारी की जा रही है। साथ ही साथ जो मौसम में बदलाव हुआ है राजधानी दिल्ली पर, उस पर भी होगी हमारी नजर। दिल्ली की जो हवा है वो जो गंभीर स्तर पर लगातार पहुंचती नजर आ रही थी, लेकिन आज थोड़ी बारिश हुई है, उससे कहीं ना कहीं जो AQ है उसमें गिरावट आई है। लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा जगहों पर जो स्तर है वो 400 के पार है, यानी कि अभी भी जो हवा है वो गंभीर रूप से प्रदूषित बनी हुई है। क्या कुछ अपडेट है उस लिहाज से वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे मिड डे प्राइम में, जहां पर हम बताएंगे कि देश भर में क्या कुछ अहम खबरें इस वक्त जारी हैं। और खास विशेष हमारी नजर होगी भारत अमेरिका के बीच नई दिल्ली में 5वें 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद पर, क्योंकि 5वां 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद बेहद महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए। जो वैश्विक स्तर पर भारत का बढ़ता कद है उस पर खास नजर होगी हमारी। क्यों जरूरी है भारत अमेरिका के लिए इतना ज्यादा, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, साथ ही साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन इस वक्त की सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले भारत अमेरिका के बीच नई दिल्ली में 5वां 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद। दोनों देशों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और एशिया प्रशांत समेत तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन। भाजपा ने 14 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में ITBP के रेंजिंग डे परेड में लिया हिस्सा। ITBP जवानों के शौर्य, दृढ़ता और समर्पण की सराहना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय संचार ब्यूरो को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को दी मंजूरी। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने में होगी आसानी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायु प्रदूषण को लेकर राज्यों को जारी की एडवाइजरी। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। ऑड इवन पर फैसला दिल्ली सरकार पर छोड़ा। दिल्ली NCR में तेज हवा के साथ बारिश, वायु प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत। वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हुई बर्फबारी। अमेरिका ने कहा इजरायल उत्तरी गाजा में प्रतिदिन 4 घंटे का मानवीय विराम शुरू करने पर हुआ सहमत। संघर्षग्रस्त क्षेत्र से नागरिकों की निकासी और मानवीय सहायता पहुंचाने में मिलेगी मदद। और आज धनतेरस के साथ ही दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की हुई शुरुआत। देश भर के बाजारों में रौनक। धनतेरस पर लोग जमकर करते हैं खरीदारी। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भारत अमेरिका के बीच राजधानी नई दिल्ली में इस समय 5वां 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद चल रहा है।
भारतीय पक्ष की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जबकि अमेरिका की तरफ से रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन इस उच्च स्तरीय वार्ता में शामिल हैं। 2+2 संवाद के दौरान दोनों देश रक्षा और सुरक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी, मूल्य श्रृंखला सहयोग के पहलुओं में हो रही है प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा, दोनों पक्षों के बीच समसामयिक क्षेत्रीय मुद्दों समेत बहुपक्षीय प्लेटफॉर्मों और क्वाड जैसे ढांचे के माध्यम से सहयोग बढ़ाने के लिए साझा प्राथमिकताओं के बारे में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। और इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विभिन्न उभरती भू राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद हमें महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है। The India-US bilateral relationship has seen a growing convergence of strategic interests and enhanced defense, security, and intelligence cooperation. Defense remains one of the most important pillars of our bilateral relationship. Your visit to India is at a time when India and US are closer than ever before. वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के सामने ये पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र विचारों का आदान प्रदान करें, समान लक्ष्य खोजें और हमारे लोगों के लिए काम करें। We've made impressive gains in building our major defense partnership over the past year, and that will help us contribute even more together to the cause of peace and stability. The strength of our partnership is rooted in the people-to-people ties that are the heart of our long-standing friendship. Together, our diplomats, entrepreneurs, and students are expanding our partnership in new domains, including clean energy, artificial intelligence, and semiconductors. Our increasingly strong ties give us all hope for the future of this partnership and for our common efforts toward a more secure world. So I look forward to today's discussions and to an ambitious agenda that will keep moving our partnership into the future. वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि सितंबर में राष्ट्रपति बाइडेन की दिल्ली यात्रा ने हमारे संबंधों को एक नया आयाम दिया है। जयशंकर ने कहा कि हम एक साझा वैश्विक एजेंडे के निर्माण करते हुए एक दूरदर्शी साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। The dialogue today will be an opportunity to advance the vision of our respective leaders, building a forward-looking partnership while we construct a shared global agenda. In the 2+2, we will undertake, as we have done before, a comprehensive overview of cross-cutting strategic defense and security ties, technology and supply chain collaborations, and people-to-people exchanges. Our meeting takes place even as we make rapid strides in all aspects of our bilateral agenda. Our trade is today in excess of $200 billion. FDI is rising in both directions. A key focus of our discussions today will be the Indo-Pacific region. As we all know, India and US are key members of the Quad, which is scheduled to meet at a leaders level early next year in India. वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम एक स्वतंत्र और खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत के पक्षधर हैं। उन्होंने भारत अमेरिका साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। We're harnessing together the power of innovation to make our economies more resilient and to make our communities more secure while expanding inclusive economic opportunity. That's evident in the cooperation on semiconductors and advanced biotechnology, on our unprecedented investments in deploying clean energy at scale in our countries as well as across the region, and our joint research and exploration projects. We're deepening the remarkable ties between our people, which is really at the heart of everything. When Indians and Americans study together, work together, collaborate together, the possibilities for progress are infinite. और भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता से पहले आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से नई दिल्ली में मुलाकात की। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि एंटनी ब्लिंकन की यात्रा से भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ावा मिलेगा।
और मेघना देव इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रही है। मेघना, जिस तरह से तमाम लीडर्स ने ये बात कही, जो मौजूदा स्थिति है विश्व की, उस लिहाज से ये संवाद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी तक जो इनके ओपनिंग संबोधन रहे, जो रिमार्क्स रहे, क्या कुछ कॉन्क्रीट इस वक्त निकल कर आ रहा है सामने? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ये 2+2 मंत्री स्तरीय जो संवाद है वो कुछ हिस्सों में इस पर डिस्कशंस होंगे। अगर हम बात करें तो इंडो पैसिफिक पे जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर एक डिस्कशन होगा। भारत और यूएस की जो पार्टनरशिप है उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस हुई है, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया यूएस पार्टनरशिप का एक फ्यूचरिस्टिक रोड मैप दोनों ही लीडर्स ने, राष्ट्रपति बाइडेन ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने रखा था। तो उस विषय में क्या प्रगति हो रही है, इस पार्टनरशिप में क्या क्या पहलू हैं, किन सब्जेक्ट्स पर प्रगति हो रही है, और जैसा फ्यूचरिस्टिक रोड मैप रखा गया था उस पर हम कहां पहुंचे हैं या कहां हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पर बेशक चर्चा होनी है। और उसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो अभी की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, अभी जिस किस्म का संघर्ष चल रहा है, अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें या फिर अब हम इजराइल हमास की बात करें, जो संघर्ष चल रहा है उसके ऊपर बेशक बातचीत होगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही में जितने भी मल्टीलैटरल बायलैटरल फोरम्स पर हमने देखा है कि इन खास विषयों पर चर्चा होती रही है। अब अगर हम यहाँ पर भारत और यूएस के पार्टनरशिप की बात करें, इसमें सबसे अहम ये हो जाता है कि पहला डिफेंस कोऑपरेशन, इनोवेशन, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा मिले, इनोवेशन को बढ़ावा मिले, और उसके साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को कैसे बढ़ावा मिले। साइबर स्पेस, एआई और इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है, जो जनवरी में जिसकी हमने शुरुआत की थी भारत और यूएस के बीच में, उस पर भी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर भी क्या बातचीत हो रही है वो अहम है। अगर हम बात करें डिफेंस के क्षेत्र की, तो सबसे पहली बात अगर हम देखते हैं F414 जेट इंजन जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जनरल इलेक्ट्रिक और HAL के बीच में जो एक एग्रीमेंट हुआ था कि जो मैन्युफैक्चरिंग है F414 जेट इंजन्स की वो होगी भारत में। तो एक तरीके से जेट इंजन्स के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये जो सभी चीजें हैं, खासकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के विषय में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, तो उसमें भी कई ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे भारत का जो हाइड्रोजन मिशन है, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो है, और उसके अलावा भी जो भारत ने पहल की है हम जीरो एमिशंस के लिए, नेट जीरो एमिशंस पाने के लिए, और ऐसी कई पहलों का रिन्यूएबल के क्षेत्र में जो भारत ने पहल की है उसको भी अमेरिका ने सराहा था। हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जून में गए थे यूएस की यात्रा पर, अमेरिका की यात्रा पर, तब इन कई विषयों पर बातचीत हुई थी। और अगर हम ना केवल इन विषयों की बात करें बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी की भी बात करें, तो स्पेस में भी ये बातचीत हुई थी कि इसरो और नासा साथ में मिलकर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर बात करेंगे और इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। लेकिन उसके साथ भी अमेरिका ने भी भारत की अगर हम देखें तो स्पेस पॉलिसी जो नई आई है उसको काफी ज्यादा सराहा था। तो कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर डिस्कशंस बेशक होने हैं, और खास तौर पर भारत और यूएस की जो पार्टनरशिप है, जो रोड मैप है, उसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस रहेगा। और उसके अलावा बेशक हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो मुद्दे रहते हैं वो हमेशा जो ये तमाम मुद्दे हैं, ये तमाम क्षेत्र जिनका आपने जिक्र किया, बिल्कुल ये तमाम मुद्दे, ये तमाम क्षेत्र, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो भारत और अमेरिका की जो मजबूत पार्टनरशिप है, जो साझेदारी है, उसकी नींव निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब एक खुले स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात हो रही है, साथ ही साथ यहाँ पर वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिम एशिया का भी जिक्र किया गया, तो इस वक्त जो मौजूदा मुद्दे हैं वैश्विक स्थिति में, वो भी काफ़ी प्रमुखता से यहाँ पर उन पर डिस्कशन होता नजर आ रहा है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं जया। और पहली बात यहाँ पर यह है कि हमने देखा है पहले भी 2018 से जब ये मैकेनिज्म इस वार्ता का शुरू हुआ है, भारत का 2+2 मैकेनिज्म है, वो कुछ देशों के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ऐसा मैकेनिज्म है, हमारा रशिया के साथ भी एक ऐसा, जापान के साथ भी हमारा एक ऐसा मैकेनिज्म है। अहम बात यहाँ पर यह है कि भारत और अमेरिका के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय बातचीत रही है, जब से 2+2 की बातचीत शुरू हुई है इस लेवल की, मंत्री स्तरीय लेवल की, तो हम
हम ये देखते हैं कि कोरोना के टाइम पर जब कोविड की महामारी थी, उस समय कोविड एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय था जिसने पूरे जो एजेंडा है 2+2 का उसको डोमिनेट किया था। एक तरीके से सप्लाई चेन्स की बात हो रही थी, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही थी, किस तरीके से वैक्सीन मुहैया कराया जाए, कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में इन्वेस्ट किया जा सके, कोलैबोरेशन को बढ़ाया जा सके, कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके। उसके बाद हम देखते हैं जब चर्चा हुई, अफगानिस्तान की चर्चा होने लगी कि किस तरीके से वहां का जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उससे डील किया जा सके, टेररिज्म के खिलाफ कैसे अगर हम देखते हैं काउंटर टेररिज्म पे और ज्यादा कोऑपरेट किया जा सके, कैसे अफगानिस्तान टेरर लॉन्च पैड के तौर पर ना इस्तेमाल किया जाए, उसको कैसे इंश्योर किया जा सके, उस पर बात हो रही थी। उसके बाद हम देखते हैं जब रूस और यूक्रेन के बीच का जो संघर्ष हुआ, उसमें भी किस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत हुई कि कैसे अगर हम देखें तो इसको एंड किया जाए, कैसे ये रोका जा सके। भारत का एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड रहा कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको रीइटरेट किया था कई जगहों पर। तो ऐसी कई चीजें हैं जो समय दर समय, और अब देखिए जब इजराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार जारी है, सिविल लाइव्स, ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन और किस तरीके से वहां पर शांति हो सके उसके ऊपर बेशक चर्चा होगी। तो लगातार जो इश्यूज अगर हम देखें पर्टेनिंग टू ग्लोबल सिचुएशन, वो इश्यूज डिस्कस होते रहे हैं इस मंत्री स्तरीय वार्ता में, और बेशक इस बार भी होने की पूरी संभावना है। बिल्कुल मेघना, आपके पास हम वापस लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राजन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, JNU, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजन आपका हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। अगर हम बात करें तो भारत अमेरिका के जो संबंध है वो लगातार और प्रगाढ़ हो रहे हैं, और बीते कुछ वर्षों में हमने देखा कि किस तरह से भारत ने जो डिप्लोमेसी का एक नया आयाम दिया है। वैश्विक जो चुनौतियां हैं उस पर लगातार बात हो रही है, उस पर लगातार वो प्रमुखता से उन पर बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें संघर्ष के दौर में जिस तरह से दुनिया एक तरह से बढ़ती नजर आ रही है, इजराइल हमास संघर्ष हो या फिर रूस यूक्रेन वॉर, भारत ने अपना रुख एकदम साफ रखा है, जिसकी कदर अमेरिका भी करता है। इस 5वें 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद से क्या कुछ उम्मीदें यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों ही देश? देखिए जया जी, इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं जब हम भारत और अमेरिका की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप है ग्लोबल और कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है। तो एक तो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो होते हैं उस पर बातचीत होती है, उसके बाद जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, क्योंकि ये 2+2 यानी कि उसमें डिफेंस मिनिस्टर की भी यहाँ पे शामिल हो रहे हैं, तो उसकी बात होती है। और तीसरा फिर जो बायलैटरल इश्यूज हैं उसकी बात हो रही थी। मेघना जी अभी बता रही थी कि उसमें किस ढंग से पहले इंडिया ने लिमोवा साइन किया था, उसके बाद कासा साइन हुआ, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड एग्रीमेंट थे, और फिर बे का जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट बोला जाता है, ये बायलैटरल डिफेंस पार्टनरशिप का जो एक फ्रेमवर्क है, तो उस पे प्रोग्रेस की बात होती है। जब 2+2 की मीटिंग होती है तो उसमें क्या प्रोग्रेस हुए हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या इश्यूज हैं, उस पर चर्चा होती है। और इस मीटिंग में 2+2 में एक प्रमुखता से जो बात होती है वो जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी की बात होती है, जिसमें कि चीन का इंडो पैसिफिक और जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की हम बात करते हैं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हमेशा उसको दोहराया जाता है। उस पर क्या प्रोग्रेस हुआ, उसमें क्या डिफेंस कॉपरेशन की पॉसिबिलिटी है, और उससे संबंधित चूंकि क्वाड एक ऑर्गेनाइजेशन है तो क्वाड की चर्चा निश्चित रूप से होती है। अभी आपने जैसा बताया कि अभी का जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो काफ़ी बढ़ गया है। एक तो आप कुछ दिन पहले आपने देखा कि किस ढंग से 2022 से ही रूस यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, और भारत की स्थिति काफ़ी नाजुक थी उसमें, क्योंकि भारत ने काफ़ी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, उसमें ऑटोनोमस पॉलिसी उसमें स्टैंड लिया। और अभी जो हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें एक अच्छी बात है कि भारत का जो स्टेप है, भारत के जो उसमें मुद्दे हैं या भारत जिस ढंग से उसमें पोजीशन ले रहा है वो अमेरिका के काफ़ी करीब है। आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और जो जनरल असेंबली में जो सीज फायर की बात हो रही थी, तो वहाँ पे भारत ने वहाँ पे एब्सटेन किया, वहाँ पे सीज फायर को सपोर्ट नहीं किया, और ह्यूमैनिटेरियन पॉज जो अमेरिका कर रहा था वहाँ पे बात किया। और अमेरिका की तरह हम भी हमास और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहाँ पे 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, और जिसकी बात अमेरिका भी अभी काफ़ी प्रोमिनेंटली से करना शुरू कर दिया है। तो वहाँ पे रशिया में तो फिर भी हमारे वहाँ पे मतभेद थे कुछ इशू को, सैंक्शन को लेकर खासकर हम अमेरिकन प्रेशर में या वेस्टर्न प्रेशर में बिल्कुल नहीं आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमास के इशू पे एक तरह से दोनों के मत बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो और वहाँ पे मुझे लगता है कि भारत का इंपॉर्टेंट रोल भी हो सकता है, क्योंकि भारत के संबंध आप जानते हैं कि ईरान और अरब वर्ल्ड से भी काफ़ी अच्छे हैं, और हमने अभी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इत्यादि की भी बात की थी। तो हमें वहाँ पे एक्टिवली इंगेज करने की जरूरत है, और इन सारे मुद्दों पर अभी 2+2 में निश्चित रूप से बात हो रही है।
बिल्कुल डॉक्टर राजन, जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड है वो लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल की अगर हम आंकड़ों की नजर डालें तो 191 अरब डॉलर का जो द्विवार्षिक व्यापार रहा है। कहीं ना कहीं दोनों देश एक दूसरे पर बड़े कई क्षेत्रों में निर्भर भी नजर आते हैं। वो जो गहराई है वो इस 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में आपको दिख रही है। जिस तरह के दोनों के बीच जो गर्मजोशी है, जो सम्मान है, वो कहीं ना कहीं दिखता नजर आ रहा है। आप जो तमाम अब तक की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी निश्चित रूप से, क्योंकि जो जयशंकर साहब का जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनका जो स्टेटमेंट आया था तो उसमें उन्होंने क्लियरली ट्रेड की बात की। उन्होंने बताया कि किस ढंग से हमारा जो ट्रेड है काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। आपने बताया कि 200 बिलियन उनका जो स्टेटमेंट था उसमें उन्होंने बताया कि 200 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड, हम अगर सर्विस और गुड्स दोनों की बात करें तो उससे ज्यादा हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड होता है। अमेरिका अभी के टाइम पे सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है और खासकर जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की जो हम बात करते हैं वहां पे जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत के लिए बहुत अहम है। डिफेंस के सेक्टर में भी और नॉन डिफेंस जो सिविलियन सेक्टर में, उसमें जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, जिसपे कि आप जानते हैं कि अमेरिका डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे चीन से हटाकर दूसरे देशों में वो इस ढंग की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश करने की बात कर रहा है, जहां ताकि अगर फ्यूचर में इस ढंग की कोविड या उस ढंग का कोई भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो तो वहां पे जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया था चीन के कारण से वो आगे में नहीं हो। और सप्लाई चेन रेजिलियंस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है भारत और अमेरिका के बीच में। और जहां तक ट्रेड की बात है तो ट्रेड नेगोशिएशंस हमारे काफी वहां दोनों देशों के बीच में हो रहे हैं। हमने बहुत सारे टैरिफ्स को कम किए हैं और आगे भी प्रयास है कि हम टैरिफ को कम करें। हालांकि सर्टेन इश्यूज भी हैं, कुछ इश्यूज हैं जहां पे कि हम टैरिफ को उस हद तक कम नहीं कर पा रहे हैं जितना कि अमेरिका चाहेगा, लेकिन अभी भी ट्रेड हमारे फेवर में है। अमेरिका से ट्रेड की अगर बात करो तो हमारा सरप्लस है और ये बहुत कम देशों के साथ आप देखें भारत का उस ढंग का सरप्लस है। तो उस हिसाब से भारत का अमेरिका के साथ जो व्यापार होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी कारण से और इस पे निश्चित रूप से इस पे भी बात होगी। बिल्कुल, अगर हम हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर जो भी तमाम समझौते हुए हैं भारत अमेरिका में, जरूर उसकी प्रोग्रेसिव पे और उसकी प्रगति पर हम यहाँ पर चर्चा करें। मेघना देव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेघना, ओपनिंग स्टेटमेंट्स देखे, अभी बाद में हम देखेंगे कि जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट्स भी इशू किए जाएंगे। क्या कुछ इस वक्त अपडेट है, किस तरह की क्या कुछ फीलर्स आपको मिल रहे हैं? देखिए, सुबह में हम जानते हैं कि जो 1-on-1 बातचीत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर दोनों की सुबह में ही हुई थी। हम अर्ली मॉर्निंग 9 बजे के आसपास ये मीटिंग हुई थी और उसके बाद अभी जो फिलहाल है वो 2+2 की बातचीत जारी है। और उसके बाद तकरीबन 2 बजे के आसपास एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन, उन दोनों की भी जो बायलैटरल बातचीत है वो होगी। और उसके अलावा अगर हम देखें तो प्रेस स्टेटमेंट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। एक प्रेस ब्रीफिंग एक्सपेक्ट की जा रही है जो तकरीबन 3 बजे के आसपास एक्सपेक्ट की जा सकती है। अधिक ऑफिशियल्स जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के और विदेश मंत्रालय के उस प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद रहेंगे, उस प्रेस ब्रीफिंग को करेंगे। लेकिन अगर हम देखें जिस तरीके से हम सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर जया, सबसे कई अहम चीजों को हम जब देखते हैं, डिफेंस और सिक्योरिटी की चीजों को हम देखते हैं, या अगर हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के हिसाब, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के हिसाब से बात करें, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें, लेकिन जहां पर हम व्यापार की बात करते हैं, बहुत अहम एस्पेक्ट है हमारे रिलेशनशिप का। एफडीआई एक अपटिक पर है, उसके साथ ही ट्रेड अपटिक पर है। उसके साथ हम देखें स्टार्टअप्स में हमारा जो कोलैबोरेशन है, स्टार्टअप्स के क्षेत्र में, एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में भी हमारा जो कोलैबोरेशन है वो भी अपटिक है। उसके साथ कई, अगर हम सेमीकंडक्टर्स जैसे विषयों की बात करें तो माइक्रॉन जैसी कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया है भारत में। अगर हम देखें तो गुजरात जैसे राज्य में कि वो एक ऐसी असेंबली फैसिलिटी सेटअप करें सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो सेमीकंडक्टर्स का जो क्षेत्र है वो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल कैरी करता है और इस रिलेशनशिप को ट्रेड के हिसाब से और टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफी ज्यादा संभावनाएं इस क्षेत्र में हैं। और इसीलिए अमेरिका और भारत दोनों ही इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरीके से इस क्षेत्र को पूरी तरीके से एक्सप्लोर किया जा सके। और जो अनसब्सक्राइब्ड, जो अगर हम देखते हैं जो सब्सिडीज हैं या जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स हैं जो सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में मिल रही हैं, वो जो अनसब्सक्राइब्ड हैं उसको किस तरीके से जो यूएस का मार्केट है या यूएस की जो कंपनियां हैं उसे टैप कर सके। दूसरी बात, यहां पर हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, और जब रक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं तो अब साइबर
साइबर स्पेस, एआई और ये सब जो क्षेत्र हैं वो भी अब अहमियत रखते हैं, क्योंकि अब जिस किस्म के हम थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स का जो रूप है वो बदल गया है। ना केवल अगर हम देखें तो थ्रेट्स फिजिकल हैं, बल्कि जो थ्रेट्स हैं वो वर्चुअल भी हैं, और अगर हम देखें तो साइबर स्पेस में भी जो थ्रेट्स हैं वो मौजूद हैं। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर इन सभी विषयों की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ ही एनवायरनमेंट का क्षेत्र, जो कोलैबोरेशन हमारे हो रहे हैं वो उस पर भी बातचीत होगी। तो अगर हम देखें, और कल एक विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता थी, उसमें ये बताया, अगर हम देखें तो उसमें भी ये कहा गया कि और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कनाडा का विषय भी अगर सामने आता है, टेररिज्म का विषय सामने आता है, एक्सट्रीमिज्म का विषय सामने आता है, तो इन सभी विषयों पर भी चर्चा होगी। तो हो सकती है, और भारत चर्चा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है कि जो भी बातचीत है वो टेबल पर रखी जा सकती है और इन विषयों पर बातचीत हो सकती है। तो हम ये देख सकते हैं कि बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और कई विषयों को अगर हम देखें तो इंक्लूड करेगा ये 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, और जिसके बारे में अब कुछ ही देर में, तकरीबन 2 घंटे के आसपास में जो ब्रीफिंग होगी उसमें और ज्यादा जानकारी मिलेगी, और उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा सकता है जॉइंट स्टेटमेंट भी 2+2 का सामने आएगा। ये 5वीं जो 2+2 मिनिस्ट्रियल वार्ता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मेघना। डॉक्टर राजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजन, आर्थिक रूप से और सैन्य शक्ति के लिहाज से मजबूत होते भारत से आज तमाम देश बहुत ही अच्छे और शानदार संबंध बनाए रखना चाहते हैं। इस वक्त हम ये 5वां 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद देख रहे हैं। आगे की राह आप क्या देखते हैं? जिस तरह से अमेरिका भी ये मानता है कि भारत उसके लिए बेहद जरूरी है, तमाम तरह के स्टेटमेंट्स इस वक्त निकल कर आते हैं कि इस वक्त दोनों ही देशों के रिश्ते एक शानदार रास्ते पे आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे की राह आप क्या देखते हैं? देखिए, आगे में जो हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो काफ़ी कन्वर्ज कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करूं, चूंकि भारत आपने जैसे बताया कि 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है और आगे चल के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कुछ दिनों में होने वाला है। तो जब भी डिप्लोमेसी कोई भी कंट्री डिसाइड करता है फॉरेन मिनिस्टर, तो इस बात को जरूर नज़र में रखता है कि आगे क्या इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो जहाँ पे इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करूँ तो बिल्कुल एक तरह से को डिपेंडेंस है दोनों देशों का। अमेरिका भी चाहता है कि भारत में जो जिस ढंग से इमर्जिंग इकोनॉमी है, हमारा ग्रोथ रेट आप जानते हैं कि इतने क्राइसिस के बावजूद इंडिया ने ग्रोथ रेट को सस्टेन रखा था, अभी भी 6.3% जो IMF और वर्ल्ड बैंक का प्रेडिक्शन है उस हिसाब से चल रहा है। तो वहां पे अमेरिका का इंटरेस्ट है इकोनॉमिक। यहाँ पे जो अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंज अभी के समय में आप जानते हैं कि चीन है, और चीन को अगर इस रीजन में इंडो पैसिफिक में बैलेंस करना है तो अमेरिका के पास चॉइस नहीं है। अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया के भरोसे वो चीन से मुकाबला नहीं कर सकता है। तो वैसे में भारत तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है वहां पे जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग के लिए। तो इसलिए भी आप देखते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप डेवलप हो रहा है। इसके अलावा जो हमारे सिक्योरिटी कॉपरेशन है, हम जिस ढंग के डील्स कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म डील्स हैं, वो 10 से 15 साल 20 साल तक के डील हो रहे हैं। जैसे कि आप किसी भी देश से फाइटर टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं या स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो 2 से 4 साल का डील नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं, और ये कॉपरेशन भारत और अमेरिका के बीच में जो फ्यूचर की बात आपने पूछी, तो ये यही कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। कम से कम ये मान के चला जा रहा है कि अगले 15 से 20 साल तक इन एरियाज में हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज करते रहेंगे और उस ढंग के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और जो इश्यूज भी हैं, जैसे रशिया को लेके जो भारत के जो अच्छे संबंध है उसमें एक अंडरस्टैंडिंग है, और अमेरिका भी इस मजबूरी को समझता है और इस इश्यू को बहुत ज्यादा वो फोकस में नहीं लाने की कोशिश करता है। और इसी कारण से आप देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध काफी अच्छे हो चुके हैं। अभी तक हिस्ट्री में सबसे अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है और फ्यूचर में भी स्ट्रेंथन होने की संभावना। एक और फैक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो पीपल टू पीपल कॉपरेशन। हमारे 4.5 मिलियन के आसपास वहाँ पे डायस्पोरा है, वहाँ पे लगभग 2.25 से 3 लाख हमारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। तो ये सारे जो हमारे कॉपरेशन है उसको स्ट्रेंथन करते हैं, बताता है कि किस ढंग से बहुत ही क्लोज एक तरह से कल्चरल कनेक्शन भी इन दोनों देशों के बीच में। बिल्कुल, तो इस वक्त हम देख सकते हैं कि दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच पर यहाँ पर आए हैं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजन हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो तमाम इस वक्त हम बात कर सकते हैं कि वैश्विक चुनौतियों की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं उन तमाम चुनौतियों के लिए एक समाधान की जब निकालने की बात आती है तो पूरा विश्व इस वक्त भारत की ओर देखता नजर आता है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, M2P का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और अब बात ताजा खबर की। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर ऑड इवन पॉलिसी का बचाव किया है, लेकिन कोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाते हुए कहा कि पिछले 6 साल से दिल्ली वाले प्रदूषण को झेल रहे हैं और ये अब हर साल की बात हो गई है। जस्टिस कौल ने कहा कि पराली जलाने की एक बड़ी वजह पंजाब में धान की खास किस्म की खेती होना है। किसानों को दूसरी फसलों के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। पराली जलाने पर रोक जरूरी है। वहीं दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में अदालत को बताया कि ऑड इवन की वजह से 2016 में सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे के दौरान PM 2.5 का स्तर औसतन 13% कम हुआ था। रात में इस पॉलिसी को कोई असर नहीं पाया गया। अप्रैल में ऑड इवन का कोई असर नहीं हुआ। इस दौरान सार्वजनिक वाहनों के उपयोग में वृद्धि हुई और ईंधन की खपत में 15% की कमी आई। दरअसल पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन पॉलिसी को दिखावा बताया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इस पर हलफनामा दायर किया है। आज फिर कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पर सख्त टिप्पणी की है और ऑड इवन स्कीम पर फैसला दिल्ली सरकार पर छोड़ा है। कोर्ट ने कहा कि कल को आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने नहीं दिया। और विकास साथी इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पर विकास, कोर्ट ने तो दिल्ली सरकार को खरी खोटी सुना दी है कि हर बार की यही बात है। अब क्या कुछ निकल कर आता है? अगर हम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो क्या कुछ यहाँ पर जो उपाय सुझाए हैं दिल्ली सरकार ने, वो क्या जमीन पर अमल होते नजर आएंगे? सरकार ने भी माना कि ऑड इवन एक इमीडिएट स्टेप होता है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऑड इवन को हमें नहीं मानना चाहिए। बावजूद इसके अब 2016 से 7 साल बाद भी इसकी ही बात हो रही है ऑड इवन स्कीम को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑड इवन पॉलिसी को लेकर के वो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली सरकार को ये लगता है कि इससे असर पड़ता है तो वो इसको इम्प्लीमेंट करे, इसको लागू करे। इसके अलावा कोर्ट ने, आप याद करें, पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार को कई मुद्दों पर फटकार लगाई थी और ये कहा था कि स्मोक टावर क्यों नहीं काम कर रहा है दिल्ली में, जो लगाया गया था 20 करोड़ की लागत से, बताते हैं इस स्मोक टावर को इंस्टॉल किया गया था। तो अंत में वो स्मोक टावर शुरू हो गया, ये भी कोर्ट को बताया गया कि अब वो काम कर रहा है। साथ ही कोर्ट को ये भी बताया गया कि बहुत सारी टीमें बनाई गई हैं और दिल्ली में कहीं पराली जलाने की घटना नहीं हो रही है। हालांकि दिल्ली के आसपास के जो रूरल इलाके हैं उसमें 5000 एकड़ में धान पैदा होता है, लेकिन वहां पराली को जलाया नहीं जा रहा है, उसको डिकम्पोज किया जा रहा है। कुल मिलाकर कोर्ट का ये कहना है कि दिल्ली सरकार को जो ठीक लगता है वो करे, लेकिन कोर्ट का जो कंसर्न है वो इस बात को लेकर है कि पॉल्यूशन कम हो। और जैसा बारिश की वजह से राहत मिली है, कोर्ट ने उस पर भी टिप्पणी की कि सरकार के कदमों से क्या होगा, लेकिन हमें नेचर की वजह से फिलहाल दिल्ली वालों को एक राहत जरूर मिल गई है। लेकिन दिल्ली और पंजाब ये दोनों अपनी कार्रवाई आगे जारी रखें। पंजाब में अभी भी पराली जलाई जा रही है, ये कोर्ट को बताया गया एमिकस क्यूरी की तरफ से, और कोर्ट ने कहा कि FIR दर्ज करने का अगर कोर्ट आदेश दे भी देता है ऐसे किसानों के खिलाफ, तो राजनीतिक कारणों से बाद में ये सारी FIR वापस ले ली जाएंगी। तो आखिर में पंजाब सरकार खुद सुनिश्चित करे कि वो इन घटनाओं को कैसे रोकेगी। एंड रिजल्ट चाहिए कोर्ट को, आश्वासन नहीं चाहिए, आंकड़े नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या लगता है विकास, जो ऑड इवन फॉर्मूला की यहाँ पर बात हो रही है, थोड़ी राहत जरूर कहीं ना कहीं मिली है बारिश की वजह से, जो रात भर राजधानी दिल्ली में बारिश हुई है, लेकिन ऑड इवन की को लेकर अभी भी सवाल बना हुआ है। ऐसे में दिल्ली सरकार का क्या कहना है? कोर्ट ने तो कह दिया, दिल्ली वासी भी कह रहे हैं, क्या कुछ ठोस कदम यहाँ उठाने की तैयारी है? बिल्कुल जय, ऑड इवन पॉलिसी की घोषणा दिल्ली सरकार कर चुकी है और क्योंकि दिवाली के बाद से इसको लागू किया जाना है, तो अभी हालांकि बारिश की वजह से कुछ राहत, थोड़ा मामूली सुधार जरूर देखा गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, लेकिन अभी ऑड इवन की जो ऐलान था वो अभी भी है, अभी जारी रहेगा। और दिवाली के दिन क्या स्थिति बनती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। यहाँ पर पॉलिसी की, जैसे हमने कहा कि बचाव दिल्ली सरकार ने जरूर किया,
दिल्ली सरकार की खुद की कोई स्टडी नहीं थी इसको लेकर के कि क्या इससे राहत मिली है लोगों को 16 और 19 में। 16 में इंडिपेंडेंट स्टडीज जो की गई थी उसके हिसाब से ये बताया गया कि 13% तक PM 2.5 कम हुआ था दिल्ली में इस दौरान। दूसरे 2 अप्रैल में हालांकि इसका कोई खास असर नहीं देखने को मिला, क्योंकि उस वक्त मौसम गर्म होने की वजह से वैसे भी काफी डस्ट थी पहले से मौजूद एटमॉस्फेयर में, तो इसका कोई खास असर नहीं देखने को मिला। 19 में स्टडी इन्होंने ये करवाई थी DIMTS के थ्रू दिल्ली सरकार ने कि क्या इस जो रिस्ट्रिक्शन है ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन उससे क्या हुआ है, तो उसका कुल जो निष्कर्ष है वो ये है कि 15% करीब ईंधन की खपत कम हुई थी इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। तो कुछ उत्सर्जन पर भी इसकी गिरावट दर्ज की गई होगी। हालांकि PM 2.5 का कोई आंकड़ा DIMTS के पास नहीं है। ट्रैफिक को लेकर के उनका ये आंकड़ा था, जिसके आधार पर ऑड इवन पॉलिसी का बचाव दिल्ली सरकार अब भी कर रही है कि शॉर्ट टर्म मेजर के तौर पर वो इसे लागू करेगी। आगे आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा दिवाली के बाद क्या स्थिति बनती है, क्या ये आदेश जारी रहेगा या अगर बारिश के 1-2 स्पेल और हुए और बारिश हुई और स्थिति बेहतर रही तो क्या इस ऑड इवन के आदेश को और टाला जाएगा। बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो वायु प्रदूषण पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आया, दिल्ली सरकार से बेहद कड़े सवाल यहाँ पूछता नजर आया सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ऑड इवन का फैसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर छोड़ दिया है। देखते हैं दिवाली के बाद दिल्ली सरकार क्या कुछ इस पर फैसला करती है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायु प्रदूषण को लेकर राज्यों को भी एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। वायु प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करने और एक एक्शन प्लान लागू करने की सलाह दी है। तो गंभीर असर यहां पर इस जहरीली हवा से हो रहा है आमजन पर, लेकिन दिल्ली वासी मजबूर हैं इस जहरीली हवा में ही सांस लेने के लिए। तो एक एक्शन प्लान लागू करने की सलाह यहां पर दी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से। और स्वास्थ्य महानिदेशक ने भी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने इन राज्यों को वायु प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही पटाखा ना छोड़ने को लेकर भी जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। साथ ही पराली जलाने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करने की सलाह यहां दी गई है। और पिछले कई दिनों से वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर से परेशान दिल्ली वासियों को बृहस्पतिवार को रात भर हुई बारिश के कारण थोड़ी राहत जरूर मिली और राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया। सोमा सेन रॉय ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तरी राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। हालांकि कल ठंडी हवाओं के साथ साफ मौसम का अनुमान लगाया जा रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रही है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण से हम एक्सपेक्ट जो कर रहे थे मेनली क्लाउडिंग, मगर जितना मॉडल्स या ऑब्जर्वेशंस में कल तक दिख रहा था उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आई है। अरेबियन सी से काफ़ी डीप मॉइस्चर पेनिट्रेट कर रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जिसके कारण से आपको ये जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और रेनफॉल देखने को मिल रहे हैं। और गिरीश निशाना और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। गिरीश, जैसा कि हमने देखा कि कहीं कहीं कुछ इलाकों में ज़रूर थोड़ी राहत मिली है, वहाँ पर प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अगर हम राजधानी दिल्ली के AQI की बात करें तो? देखिए जय, अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो लगातार देश की राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता काफ़ी खराब रही है। और हालांकि कल की अगर बात की जाए तो कल देर रात से लगातार दिल्ली के अंदर बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है। हालांकि जो बारिश हो रही है उसका ज़्यादा असर जो वायु गुणवत्ता पर नहीं देखने को मिल रहा। सेंट्रल दिल्ली की अगर बात की जाए, गोल मार्केट की अगर बात की जाए तो AQI 365, 353, 358 के आसपास बना हुआ है। तो बहुत अच्छी खबर नहीं कही जा सकती देश की राजधानी दिल्ली वालों के लिए। फिलहाल AQI बहुत
खराब स्थिति में हैं और वायु गुणवत्ता बहुत खराब देखने को मिल रही है। हालांकि दिल्ली में बारिश रुक रुक के जरूर हो रही है, लेकिन बारिश ने ज्यादा असर नहीं किया है जो वायु गुणवत्ता पर। लेकिन यह है कि थोड़ा सा ठंडक दिल्ली के अंदर जरूर बढ़ गई है कल रात से। उम्मीद की जा रही है कि ये ठंड का माहौल जल्दी होगा और हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि आज बारिश रहेगी और कल थोड़ी फॉग जरूर छाई रहेगी। लेकिन आज इस तरह से धनतेरस का त्योहार है और लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। वायु गुणवत्ता जरूर खराब है, लेकिन खरीदारी करने में लोग पीछे नहीं हट रहे। बिल्कुल, तो इस वक्त हम देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी है। गिरीश, यहाँ पर कोर्ट से फटकार लगाई गई है दिल्ली सरकार को। ऑड इवन का फैसला दिल्ली सरकार पर छोड़ा गया है। इसको लेकर अभी भी यानी कि असमंजस बना हुआ है। क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं दिल्ली वासी? देखिए, पिछली बार भी जब इन्होंने ऑड इवन लागू किया था, सम विषम योजना दिल्ली के अंदर लागू की थी, तो लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं रही थी। और अभी ये कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अभी दिल्ली सरकार को ये देखना होगा कि क्या वो इसमें दिल्ली के अंदर ऑड इवन लागू करते हैं, जो कि दिवाली के बाद यानी कि 13 नवंबर से दिल्ली में लागू होना है। फिलहाल उसका निर्णय लिया गया है और अभी पूरी तरह से डिसीजन ऑर्डर कोई लागू नहीं किया है और उम्मीद की जा रही है कि दिवाली वाले दिन यानी कि 12 नवंबर को दिल्ली सरकार अपना कोई ना कोई आदेश जरूर पास करेगी, जिसके बाद क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली के अंदर ऑड इवन लग रहा है या नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में अभी भी प्रदूषण से राहत नहीं मिल पाई है ज़्यादा दिल्ली वासियों को। क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की ओर से, उस पर फिलहाल यहाँ पर दिल्ली सरकार ने अपनी चुप्पी बनाए रखी है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ज़बरदस्त हिमपात हुआ है। आज हुई ताज़ा बर्फबारी से सब कुछ सफ़ेद चादर से ढक गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के कोकसर क्षेत्र में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति के कोकसर में भी हुई ताज़ा बर्फबारी। तस्वीरों में हम देख सकते हैं जो तमाम पहाड़ियां हैं वो इस वक्त बर्फ से ढकी हुई। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियों ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक ही चरण में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहां दूसरे चरण के तहत 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण में यहां 7 नवंबर को 20 सीटों पर 78% मतदान हुआ था। राजस्थान में भी चुनावी दंगल में नेता जोर आजमाइश कर रहे हैं। यहां सभी 200 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा। और मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला बेहद खास है। यहां से 2 केंद्रीय मंत्री आते हैं। जिले की राजनगर सीट मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा चर्चित विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद हैं। विधानसभा सीट पर कांग्रेस का 3 बार से कब्जा है। भाजपा भी जीत की प्रबल दावेदार है। अन्य पार्टियों ने भी मुकाबला कड़ा बना दिया है। देखते हैं विशेष रिपोर्ट। पर्यटक नगरी खजुराहो में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यहाँ की राजनगर सीट में मुकाबला बहुत रोचक हो गया है। राजनगर सीट विक्रम सिंह नाती राजा के नाम लंबे समय से चली आ रही है। विक्रम सिंह नाती राजा लगातार 3 बार से राजनगर सीट से विधायक हैं और वे राजघराने से भी ताल्लुक रखते हैं, जिसकी वजह से खजुराहो और आसपास के दर्जनों गांवों में उनकी खासी पकड़ है। इस बार भी कांग्रेस ने वर्तमान विधायक पर दांव खेला है। विक्रम सिंह भी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हम तो अपनी योजनाएं जो कमलनाथ जी की हैं, वो अपनी जो विकास के कार्य हमने किए हैं, उनको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। वास्तविकता ये है कि जनमत आज भी कांग्रेस के साथ में है। आप सर्वेस देख लें, सर्वेस में स्पष्ट बहुमत कांग्रेस की सरकार आ रही है, 126 to 134। 2018 के चुनाव की बात करें तो राजनगर विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद कांटे का रहा था। बीजेपी के अरविंद पटेरिया ने कांग्रेस के विधायक विक्रम सिंह को कड़ी टक्कर दी थी। यहां पर मुकाबला अंत तक जोरदार बना रहा।
आखिरकार विक्रम सिंह ने 732 मतों के अंतर से ये मुकाबला जीत लिया था। राजनगर सीट में भाजपा ने अरविंद पटेरिया को फिर से एक मौका दिया है। हमारी जो केंद्र सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लाभार्थियों तक पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं, नहीं पहुंची हैं तो कैसे पहुंचे, और क्षेत्र का विकास करने की जो हमारी इच्छा है, जो हमारा रोड मैप है, उसको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। वहीं भाजपा से ही टिकट मांग रहे पूर्व वरिष्ठ भाजपा नेता घासीराम पटेल अब हाथी पर सवार होकर चुनाव मैदान में उतर आए हैं। हमारे जो विधानसभा के मुख्य मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और पीने की पानी की समस्या, और जो यहाँ से हमारे विधानसभा से का पूरे बुंदेलखंड से जो पलायन का मुद्दा होता है मजदूरों का, बाहर मजदूर जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप सपा सहित अन्य पार्टियों के प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन जनता यहाँ किसके सिर जीत का ताज पहनाएगी वो देखना रोचक होगा। मध्य प्रदेश की राजनगर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। वैसे तो मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के बागी भी इसमें खेल को बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठता है ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में ये कांटे की टक्कर नजर आ रही है। अपने सहयोगी कमलेश और कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, राजनगर। ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोकतंत्र के हत्यारे हैं। उन्होंने कहा कि राजद के लोग गुंडा राज स्थापित करते हैं और तेजस्वी प्रताप भूल गए कि उनके पिता ने बिहार में जंगल राज स्थापित किया था। वहीं भाजपा ने अपना बलिदान देकर बिहार को इस जंगल राज से निकाला था। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये जंगल राज को मुख्यमंत्री जनता राज कहे। ये राजद के लोग गुंडा राज स्थापित करता है, लेकिन शायद भूल गया कि उसके पिताजी भी जंगल राज स्थापित किया था। भारतीय जनता पार्टी अपना बलिदान देकर के उससे मुक्त किया था। ये तेजस्वी यादव जो बेचैन है, हड़बड़ी में है कि जल्दी से मुख्यमंत्री डिलेल हो और हम उप मुख्यमंत्री बन जाएं, ये सपना साकार बिहार की जनता नहीं होने देगी। और देहरादून में आज आईटीबीपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रेजिंग डे परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। अमित शाह ने शहीद स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, धन सिंह रावत और प्रेमचंद अग्रवाल भी परेड में शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री ने सबसे पहले परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान 5 फ्रंटियर, ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्दर्न फ्रंटियर्स, नक्सल फ्रंटियर, महिला नक्सल फ्रंटियर, स्की फोर्स, कमांडो दस्ता, पैरा ट्रूपर्स की टुकड़ियां परेड में शामिल हुई। आईटीबीपी सीमा द्वार में आयोजित परेड को देखने के लिए यहां हजारों लोगों की भीड़ जुटी। स्वागत के लिए महिलाएं पारंपरिक परिधानों में भी आईं। वहीं कई बच्चे सेना की वर्दी पहनकर पहुंचे। और गृह मंत्री अमित शाह ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को स्थापना दिवस के साथ साथ दीपावली की शुभकामनाएं दी। अमित शाह ने कहा कि कोई भी देशवासी जब भी दीपावली का दिया जलाता है तो एक दीप जवानों के नाम का भी होता है, क्योंकि हिमवीरों की वजह से ही हम अपने घरों में त्योहार मना पाते हैं। सभी हिमवीरों को और देश भर की 130 करोड़ की जनता को धनतेरस से शुरू होने वाला दीपावली पर्व, इसकी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आने वाला वर्ष हमारे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाए, हमारे देश को और आगे बढ़ाएं और मोदी जी के नेतृत्व में हम यश गाथा लिखने में फिर से एक बार सफल हो। आज जो हिमवीर सीमा पर तैनात है, शायद उनको मालूम नहीं है कि दीपावली के दिन पर जब देश का नागरिक अपने घर में उजाले के लिए, अपने घर के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए एक दिया जलाता है, तब एक दिया सरहद पर तैनात हमारे जवानों के लिए भी जलाता है।
और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय संचार ब्यूरो को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दे दी है, जो डिजिटल मीडिया क्षेत्र में अभियान चलाने के लिए भारत सरकार की विज्ञापन शाखा है। ये नीति एक महत्वपूर्ण कदम है। उभरते मीडिया परिदृश्य और मीडिया उपभोग के बढ़ते डिजिटलीकरण के जवाब में भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं, कार्यक्रम और नीतियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने और जागरूकता पैदा करने के सीवीसी के मिशन में ये एक क्षण है। और डिजिटल यूनिवर्स में विशाल ग्राहक आधार डिजिटल विज्ञापनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी सक्षम संदेश विकल्पों के साथ मिलकर लक्षित तरीके से नागरिक केंद्रित संदेश की प्रभावी डिलीवरी की सुविधा प्रदान करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक उन्मुख अभियानों में लागत दक्षता आएगी। हाल के वर्षों में जिस तरह से दर्शक मीडिया को उपभोग करते हैं, उसमें डिजिटल स्पेस की ओर से एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कारण देश में उन लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है जो अब इंटरनेट, सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े हुए हैं। ट्राई के भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक जनवरी-मार्च 2023 के अनुसार मार्च 2023 तक भारत में इंटरनेट की पहुंच 880 मिलियन से अधिक है और मार्च 2023 तक दूरसंचार ग्राहकों की संख्या 1172 मिलियन से अधिक है। और धनतेरस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर संदेश साझा किया है। उन्होंने कहा कि देश के मेरे सभी परिवारजनों को आरोग्य एवं सुख समृद्धि के प्रतीक पर्व धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि भगवान धन्वंतरी की कृपा से आप सभी सदैव स्वस्थ, संपन्न और प्रसन्न रहें, जिससे विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिलती रहे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं धनतेरस की। और वाराणसी से हरिकेश बहादुर सिंह और अयोध्या से आशुतोष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी इनसे लेते हैं। Our strategic convergence should guide us to new domains and expand scope of collaboration. We are charting new pathways of cooperation by pursuing stronger defense industrial engagement, easing of technology restrictions, resilient supply chains in all domains and maritime security. Secretary Austin, you have the floor, please. Minister Singh, thanks again. As I said earlier, it's great to be back in India. And I'm grateful for our friendship and for the hospitality that you've shown me here in New Delhi. This is the second time this year. Thanks again for hosting today's 2+2 dialogue with Secretary Blinken and Minister Jaishankar. Now, we've made tremendous strides forward in our defense partnership over this past year, including the U.S.-India Defense Industrial Cooperation Roadmap. And then we concluded that roadmap during my visit in June. And so in just 5 short months, we've made significant progress on that roadmap, and our operational cooperation is also moving from strength to strength. Our militaries are conducting increasingly complex exercises and building greater interoperability across all domains. So I look forward to discussing all these topics with you today. And as we take stock of our accomplishments, I'm glad that we will also discuss new ways to further strengthen the major defense partnership. Minister Singh, thanks again for hosting me today, and I look forward to a great discussion. तो इस वक्त आप सुन रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन के साथ जो द्विपक्षीय बैठक हुई। यहाँ पर एक बार फिर यहाँ पे मीडिया के सामने आते हुए तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि किस तरह से बीते वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंध और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हुए हैं। और रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर इस मेज़बानी के लिए, और दोनों के देशों के जो रिश्ते हैं उनमें और प्रगति और जो हम जैसे विस्तार देखता हुआ नजर आएंगे। और
खबरों में यहाँ पर आगे बढ़ने की अगर हम बात करें तो खबरों का सिलसिला दूरदर्शन न्यूज़ पर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल मिड डे प्राइम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।